टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 12 ये आपके लिए होने वाला है। डिटेल में सभी क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिल सके। देखिए, आपका जो एग्जाम है ना, आर्ट्स स्ट्रीम एंड मेडिकल स्ट्रीम का, कल आपका एग्जाम है एचपी टेट का। तो यहाँ से हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से आपके लिए लास्ट पार्ट ही आपका रहने वाला है साइकोलॉजी सेक्शन में। तो आप जो है ना, उसी तरीके से आप कल क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे अपने पेपर में भी, जिस तरीके से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम में अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको जो है वो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और 4 ऑप्शन में से आपको सही बेस्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। कि टीचर जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड, बी ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, सी ऑप्शन है इंटरव्यू एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद जो है ना वो आपको ऑप्शंस भी अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद जो है ना आप वो आंसर जो है वो टिक करेंगे कि क्या जो है वो क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है ना, टीचर कौन सी टेक्निक का यूज करेगा उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन से वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर सकता है? बिल्कुल, टीचर कर सकता है ऑब्जर्वेशन से भी। डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंटरव्यू से भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान में यहाँ से आप रखेंगे। यहाँ से एक तरीके से ये जो है ना आपसे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई अगर करना है ना आपको, तो ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी कर सकते हो, इंटरव्यू से भी कर सकते हो। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। हमने जो है ना अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में मेथड ऑफ साइकोलॉजी भी जो है ना डिस्कस किया था। हमने वहाँ पर पढ़ा था, हमने एक ऑब्जर्वेशन मेथड वहाँ पर पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना वो हमने पढ़ा था कि शायद चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूजफुल होता है। केस स्टडी मेथड एक हमने वहाँ पर पढ़ा था। केस स्टडी मेथड जो है ना वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है। और भी कुछ मेथड्स है वहाँ पर जो आपको हम डिटेल में यहाँ से आज क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो है वो एक तरीके से रिवीजन आपका हो सके। हमने वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक पढ़ा था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से आप तैयार रहिए कौन सा क्वेश्चन आएगा कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है और स्ट्रक्टिज्म और कॉन्शियसनेस के साथ कौन सा मेथड एसोसिएट करता है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड करता है। एक्सपेरिमेंट मेथड से आपके एग्जाम में हर बार ही जो है वो क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सपेरिमेंट मेथड से क्या क्वेश्चन बनता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कौन से मेथड में स्टडी होता है, मोस्ट सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है। तो ये जो है ना एक्सपेरिमेंट मेथड है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन के लिए आप जो है वो रेडी रहेंगे। यहाँ से इस टॉपिक से मेथड ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपको बन ही जाता है। तो अच्छे से वो टॉपिक आप रिवाइज करके जाएंगे कल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर स्टेट टू पार्टिसिपेट इन दी लर्निंग प्रोसेस। सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है कि इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि विच लॉ ऑफ लर्निंग, की कौन सा लर्निंग का लॉ इंडिकेट करता है लर्नर की स्टेट टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस। कौन सा लॉ जो है वो इंडिकेट करता है लर्नर की पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस, ये इसमें पूछा गया है। तो लॉ ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन बना है। ए ऑप्शन है लॉ ऑफ इफेक्ट, बी ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सी ऑप्शन है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स एंड डी ऑप्शन है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आपको हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ लर्निंग हमने कौन सी थ्योरी में पढ़े थे, तो हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े थे। 3 प्राइमरी लॉ पढ़े थे जिसमें से ऑप्शन में भी आपको दिख रहे हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, और ये लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स एक सेकेंडरी लॉ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है जो लर्नर की जो पार्टिसिपेशन है लर्निंग प्रोसेस में उसके साथ जो है वो विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेटिव ऑफ, कौन सा लर्निंग का लॉ है जो इंडिकेट कर रहा है पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस लर्नर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस था कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे, आप लर्निंग, सबसे पहले आप लर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको
कुछ भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है ना, ये पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो है ना वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जो है ना बेस्ट आंसर आपका करना है साइकोलॉजी सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपको अच्छे से जो है वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड, कि अगर क्रिएटिविटी को एनहांस करना है स्टूडेंट्स में तो टीचर को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है डिस्करेज स्टूडेंट फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बी ऑप्शन है यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, सी ऑप्शन है प्रमोट हेजिटेशन एंड फियर अमंग स्टूडेंट, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो टीचर को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है डिस्करेज स्टूडेंट फ्रीडम टू रिस्पॉन्स, कि टीचर को डिस्करेज करना चाहिए स्टूडेंट के रिस्पॉन्ड को, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्रिएटिविटी अगर एनहांस करनी है तो डिस्करेज तो स्टूडेंट को नहीं करना है। सी ऑप्शन है यहाँ पर प्रमोट हेजिटेशन एंड फियर अमंग स्टूडेंट, डराना भी नहीं है बच्चे को, तो ये भी नहीं होगा। यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, यूज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। आप इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आप इस तरीके से एलिमिनेशन करके जब आप क्वेश्चन को सही आंसर लगाएंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये एलिमिनेशन तरीके से जो है ना आपको साइकोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन को करना होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से जो है ना हम क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं। तो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ा भी था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ना वो किसने दी है, इन्वेंटर कौन है, ए.एफ. ऑसबम, यानी कि एलेक्स फैक्नी ऑसबम। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, एलेक्स फैक्नी ऑसबम। तो ये किसके लिए होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। हम आपके लिए कल आपके आंसर की जो होगी ना एग्जाम की, वो भी यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है वो पता चले कि आप जो है वो कितने क्वेश्चन आप पेपर में आप सही करके आएंगे। आप तो सभी क्वेश्चन ही सही करने वाले हो, क्योंकि हमने जो है ना सभी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी के डिटेल से समझा है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिवॉर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिवॉर्ड जो पुरस्कार है वो किस चीज का एग्जांपल है, किस चीज का उदाहरण है। ए ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी ऑप्शन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी मोटिवेशन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना, जो रिवॉर्ड है ना, वो एक तरीके से क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा होती है। पुरस्कार क्या है, रिवॉर्ड क्या है, एक्सट्रिंसिक ये मोटिवेशन है। ध्यान रखना। देखिए एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड हमने थ्योरी भी पढ़ी थी, उसे रिवाइज कर लेते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड हमने थ्योरी पढ़ी है। कौन सी थ्योरी है, वो है हमारी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी ध्यान रखना। स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना, उसे जो है वो RS थ्योरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो बन सकता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मेमोराइजेशन में से जो है वो कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है। ए ऑप्शन है रिकॉल, बी ऑप्शन है रिटेंशन, सी ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्शन, एंड डी ऑप्शन है लर्निंग। तो जो मेमोराइजेशन में है ना, उसमें रिकॉल भी आता है, मेमोराइजेशन आपको करना है तो रिकॉल भी होगा, रिटेंशन भी इसमें इंक्लूड होता है, रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन लर्निंग जो है ना वो मेमोराइजेशन में इंक्लूड नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा है कि मेमोरी की हमने जो है वो 3 टाइप की मेमोरी पढ़ी है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से तो ये थोड़ा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोराइजेशन में जो है वो मेमोराइजेशन की प्रोसेस में जो है ना वो कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं है, तो लर्निंग इसमें इंक्लूड नहीं है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मेमोरी से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 3 टाइप की मेमोरी हमने पढ़ी है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि कितने टाइम तक इन्फॉर्मेशन स्टोर उसमें रहती है, तो फ्यू सेकंड तक रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेस देन 30 सेकंड तक। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रहती है लॉन्ग टाइम तक। स्टेजेस ऑफ मेमोरी कौन कौन सी है, स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द टर्म बिहेवियर इंक्लूड। साइकोलॉजी क्या है, हमने पढ़ी है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। जो इसमें बिहेवियर है ना उसमें क्या इंक्लूड होता है। ए ऑप्शन है कोनेटिव एक्टिविटीज, बी ऑप्शन है कॉग्निटिव एक्टिविटीज, सी ऑप्शन है अफेक्टिव एक्टिविटीज, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो ये कोनेटिव एक्टिविटी है ना, इसमें क्या इंक्लूड होता है। कोनेटिव एक्टिविटी जो कोनेटिव होती है साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसमें बॉडी की मूवमेंट जिसमें होती है, ऐसी एक्टिविटी
कोग्निटिव एक्टिविटीज़ होती है। कॉग्निटिव एक्टिविटी माइंड थिंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है, और अफेक्टिव एक्टिविटी होती है इमोशन से रिलेटेड। तो बिहेवियर में क्या इंक्लूड होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर में, तो वो होता है ऑल ऑफ द अबव। सभी जो तरीके की जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो है ना एक तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप बीएड में पढ़ते हैं, उसमें बात होती है लर्निंग के 3 डोमेन की। कौन कौन सी? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर या फिर कोनेटिव डोमेन भी उसे कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बिहेवियर में आती है। आपसे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये कॉग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड है? माइंड और थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। जो ये कोनेटिव एक्टिविटी है, ये कोग्निटिव डोमेन है, वो जो है वो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन भी उसे कहते हैं। और अफेक्टिव जो डोमेन है वो इमोशन से रिलेटेड है। बिहेवियर में ये सभी चीज़ें आती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच मेथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीज, कि कौन से मेथड में जो है वो मेंटल डिसऑर्डर स्टडी होता है। देखिए हम बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने ये क्वेश्चन कहाँ से बना है? मेथड ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर से बना है। हमने तो वो बहुत अच्छे से अपनी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो में कवर किया हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्लिनिकल मेथड है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लिनिकल मेथड हेल्पफुल होता है मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी हमने बहुत सारे मेथड रिवाइज किए भी थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्वेश्चन आता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस में स्टडी होता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से होता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये सभी ना आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्वेश्चन, बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो डिस्क्राइब करती है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? ए ऑप्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी, बी ऑप्शन है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो डिस्क्राइब करती है ना, वो करती है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको नेम से ही क्लियर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन जो है वो डिस्क्राइब करेगी, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी करेगी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम जो है वो पढ़ते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कंसेप्शन टू ओल्ड एज तक की जो हम स्टडी करते हैं ना, वो हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी में करते हैं। एक हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम एडोलेसेंस, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस तक की स्टडी करते हैं। हमने एक और पॉइंट पढ़ा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है? जीन पियाजे है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी? इनमें से कौन सा जो है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी के रिस्पेक्ट में ट्रू नहीं है? ए ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टू स्टडी लर्नर बिहेवियर। सही बात है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना वो हेल्प करती है स्टडी लर्नर बिहेवियर की, ये तो सही बात है। इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू। बी ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टू इंप्रूव फैमिली इन्वायरमेंट। क्या फैमिली इन्वायरमेंट को इंप्रूव करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी? नहीं, ऐसी चीज़ तो हमने नहीं पढ़ी है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन। सही बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन। एंड डी ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक। यही भी सही बात है कि इवेल्युएशन टेक्निक को जो है ना वो अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक को सिलेक्ट करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। तो कौन सा इसमें नॉट ट्रू है? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी के रिस्पेक्ट में ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करने हैं, एलिमिनेशन मेथड से करने हैं आपको क्वेश्चन। कल आप जो है ना वो अच्छे से जो है वो ऑप्शंस को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं। तो जो स्ट्रक्चरिज्म के जो प्रोपाउंडर है ना, आप जानते हैं विल्हेल्म वुंट है। हजारों बार हम अपने चैप्टर्स में पढ़ते रहते हैं। जो विल्हेल्म वुंट है फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। तो ये सभी ना आप याद करेंगे विल्हेल्म वुंट के। विल्हेल्म वुंट से और क्वेश्चन क्या बनता है? विल्हेल्म वुंट से क्वेश्चन बनता है कि 1879 में विल्हेल्म वुंट ने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। कहाँ पे की थी? लिप्जिंग जर्मनी में की थी। तो ये क्वेश्चन ना यहाँ से ध्यान में आपका होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में विलियम जेम्स भी है। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के जो है वो ये फादर है। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर है। और सिगमंड फ्रूड ऑप्शन में है। सिगमंड फ्रूड जो है ना, सिगमंड फ्रूड है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो हमने यहाँ से ये ऑप्शंस भी यहाँ से रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश रिप्रेजेंट द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी, कि मॉरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी को कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन है इड, बी ऑप्शन है ईगो, सी ऑप्शन है सुपर ईगो, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं कि जो सुपर ईगो है ना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुपर ईगो मॉरल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है। जबकि हमने इड क्या पढ़ा है? इड बाय बर्थ होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ईगो क्या होता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है ना मोरालिटी पे बेस्ड होता है, सोशल फैक्टर पे बेस्ड होता है। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मॉरल एस्पेक्ट यहाँ पे बात की गई थी, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन
राइट आंसर हो गया। जो ये इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ये कौन सी थ्योरी में ये बात हुई थी इनकी? तो ये हुई थी साइको एनालिसिस थ्योरी में। साइको एनालिसिस थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रीड की है। तो हमने यहाँ से इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, आपको ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कि कौन सी पियाजे की स्टेज में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है? ए ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड डी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, कई बार हमने अपनी वीडियोस में पियाजे की थ्योरीज हम हर बार रिवाइज करते भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम में। पियाजे की हमने सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सी थ्योरी पढ़ी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है, जिसमें उसने 4 स्टेजेस की बात की थी, जो आपको ये ऑप्शन में दिख रही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि अगर आपसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूछे, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब शुरू करता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट दिख जाए ना, तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप टिक करेंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे कंक्रीट लॉजिक की बात करें, तो आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टिक करेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में बच्चे में होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन बनता है कि एनिमिज्म बच्चे में किस स्टेज में होता है? ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में किस स्टेज में होता है? लैंग्वेज एक्वायर करना कब शुरू कर देता है? और वोकैबुलरी एक्वायर करना कब शुरू कर देता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो इतने क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए पियाजे की थ्योरी से। पियाजे की जो ये स्टेजेस है, इनका टाइम पीरियड भी क्लियर होना चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड 0 से 2 ईयर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 7 to 11 ईयर्स है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 12 to 15 ईयर्स है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने पियाजे की थ्योरी के यहाँ से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Differences in reasoning power of imagination and creative expression are the example of which type of individual difference? कि difference is reasoning power, कि reasoning power में difference है, power of imagination में difference है, creative expression में difference है। तो उस तरीके का difference क्या है? ए ऑप्शन है physical difference है, बी ऑप्शन है mental difference है, सी ऑप्शन है learning difference है, डी ऑप्शन है none of the above। तो सिंपल सी दिखती हुई बात है, physical difference तो ये होगा नहीं, ना ही ये learning difference है। ये क्या है? ये है mental difference, माइंड का ये difference है। रीजनिंग आपसे पूछे, रीजनिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, तो ये माइंड से ये रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव से ये रिलेटेड होता है। तो मेंटल डिफरेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन को अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना था और बेस्ट आंसर को आपको टिक करना था। तो इस तरीके से ये आप अपने कल के एग्जाम में आप अच्छे से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ, कि ह्यूमन ग्रोथ के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ए ऑप्शन है ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली, कि ग्रोथ जो है ना फिजिकल ग्रोथ के लिए लिमिटेड होती है। हम सही बात है कि हमने पढ़ा है कि ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव होती है क्या होती है? ग्रोथ। सही बात है, यह स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ऑप्शन है ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। तो यही इसमें ट्रू नॉट ट्रू है कि ग्रोथ क्या होती है, कुछ टाइम बाद रुक जाती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं, लेकिन पढ़ ही लेते हैं। ग्रोथ इज सब सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, सही बात है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का सब सिस्टम है। और ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, सही बात है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होती है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। तो ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये इसमें ट्रू नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। If a person has some potential ability in specialized kind of activity, it is known as, कि अगर पर्सन में किसी विशेष प्रकार की एक्टिविटी को करने की, एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ एक्टिविटी को करने का पोटेंशियल है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। ध्यान रखिए, एप्टीट्यूड क्या होता है? कुछ स्पेशल, कुछ पोटेंशियल, कुछ एबिलिटी, कुछ स्पेशल चीज की एक्टिविटी करने का, उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मीन्ड फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ वन इंडिविजुअल एट अ टाइम? कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो यूजफुल होता है कि किसी एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए? तो हमने बहुत अच्छे से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो एक इंडिविजुअल का एक टाइम पे होता है? ए ऑप्शन है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए,
जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना वो दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल वर्बल भी होते हैं, इंडिविजुअल नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम कहते हैं। तो इंडिविजुअल जो टेस्ट है बोथ ऑफ द अबव ए एंड बी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने इंटेलिजेंस टेस्ट में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, एक होते हैं ग्रोथ टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि एक व्यक्ति का एक टाइम में टेस्ट क्या हुआ, इंडिविजुअल टेस्ट हुआ, और ग्रुप टेस्ट होता है बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट। तो इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति का अगर टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होगा, इंडिविजुअल टेस्ट होगा। इंडिविजुअल टेस्ट के टू टाइप है, इंडिविजुअल वर्बल एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम ऑलरेडी डिटेल में ये इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी है, वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ से मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना आपसे इंडिविजुअल जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन हर बार बनने वाला है आपके कल के एग्जाम में। इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर कौन है, इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर है बीनेट, ये भी ध्यान रखेंगे। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। फॉर्मूला किसने दिया, टर्मन ने दिया था। और फॉर्मूला में जो है वो मेंटल जो एज है उसका कंसेप्ट दिया था बीनेट ने। तो ये सभी पॉइंट ना आप रिवाइज करते रहिए इंटेलिजेंस टेस्ट से, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से आपकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। कि कौन सी ऐसी वट काइंड ऑफ थिंकिंग, कौन सी ऐसी थिंकिंग है जो एसोसिएट करती है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, कि समथिंग कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट करना है तो ऐसी कौन सी थिंकिंग जो है ना वो एसोसिएट करती है। ए ऑप्शन है कंक्रीट थिंकिंग, बी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सी ऑप्शन है लॉजिकल थिंकिंग, डी ऑप्शन है क्रिएटिव थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग होती है ऐसी थिंकिंग जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में ही हम सोच सकें, तो कंक्रीट थिंकिंग हुआ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुआ जो हमारे सामने आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में भी अगर हम सोचने लगे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग होती है जिसमें हम लॉजिक जो है वो हम ढूंढते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग होता है जो हम कुछ क्रिएटिव हम करें, कुछ न्यू हम चीज करें, कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट करें, तो वो क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। तो क्रिएटिव थिंकिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को ठीक साइकोलॉजी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ डैश फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द नॉर्मल वर्क। कि कौन जो है ना वो स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कमी होती है, किसे कमी होती है, नॉर्मल स्कूल वर्क के वो जो है ना डिफिकल्ट हो जाता है कि पेस विद नॉर्मल स्कूल वर्क। ए ऑप्शन है गिफ्टेड चाइल्ड, बी ऑप्शन है डीलिंग्विट चाइल्ड, सी ऑप्शन है बैकवर्ड चाइल्ड एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो उस चाइल्ड को कहते हैं जो उसी पेस के, जो अपने क्लास में जो स्टूडेंट है ना उनकी पेस के साथ जो है ना वो मैच नहीं कर पाते हैं उनकी पेस को, तो उसे कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is first stage of psychosocial development as described by Erik Erikson? कि कौन सी स्टेज जो है ना वो साइको सोशल डेवलपमेंट की पहली स्टेज है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। हमने पढ़ी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन में उसने 8 टाइप के स्टेजेस की बात की थी। तो पहली स्टेज पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ना वो पहली स्टेज है। 8 स्टेजेस आपसे पता होनी चाहिए, कोई भी स्टेज अगर आपसे पूछी जा सकती है। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी, फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सेवंथ स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड एट्थ स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। हमने इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश की थी TAI4GE। जिसने हमारी डिटेल वीडियो पढ़ी होगी ना उससे ये ट्रिक पता होगी, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ए ऑप्शन है सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, बी ऑप्शन है प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, सी ऑप्शन है असाइन एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन है प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो टीचर को जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज जरूरी नहीं है तो ए ऑप्शन है सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जब टीचर को जब नॉलेज होनी चाहिए जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस की, उसी हिसाब से वो अपनी टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करेगा। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर। टीचर को क्वेश्चन पेपर भी जो है ना वो
इंडिविजुअल डिफरेंस पूरे क्लासरूम को देखकर बनाना पड़ता है कि किस तरीके का क्लासरूम है। तो प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। असाइन एक्टिविटी टू स्टूडेंट, कि अगर कोई एक्टिविटी असाइन करनी है ना स्टूडेंट में, तो उसके लिए भी टीचर को जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन डी ऑप्शन जो है ना, प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो टीचर है ना उसे किसी इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है ना वो सभी को एक जैसी रहती है। तो प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप निग्लेक्ट करके आप सही आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको जो है ना एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको डिफिकल्ट, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। उसी क्वेश्चन में आपको जो है ना उस क्वेश्चन का आपको जो है वो हिंट मिल जाएगा कि आंसर क्या है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन आपको बेस्ट आंसर आपको साइकोलॉजी में 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम करते भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किन में से कौन सा जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन है मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है कि मदर की हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है। बी ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। इसमें पूछा गया है नॉट कि कौन सा नहीं है। डी ऑप्शन है अवेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट की अवेबिलिटी, ये भी एक तरीके का जो है वो क्या है, ये एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है। जबकि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक तरीके से क्या है, इंटेलिजेंस क्या है चाइल्ड की, ये एक तरीके से इंटरनल फैक्टर है। तो नॉट एक्सटर्नल पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। आपसे जो है ना पिछली बार स्टेटमेंट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन को सही करने के लिए ना आपको अच्छे से क्वेश्चन को जो है ना रीड करना पड़ता है, और जो है ना ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑप्शंस को आप किस तरीके से रीड करते हो। वो ऑप्शंस आपको जो है वो अच्छे से रीड करनी है आपके कल के एग्जाम के लिए, अगर आपसे जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, की अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन की पहचान करनी है टीचर को तो कौन सी टेक्निक का यूज करेगा। ए ऑप्शन है ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड, बिल्कुल टीचर कर सकता है, ओपिनियन दे सकता है पेरेंट्स एंड फ्रेंड से। बी ऑप्शन है इंटरव्यू भी ले सकता है। सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट कर सकता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का आइडेंटिफाई करने के लिए। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Who says the process of acquiring new knowledge and new response is the process of learning, ये एक स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये क्या है, लर्निंग की प्रोसेस है टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड न्यू लर्निंग। ये किसकी स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन है हिलगार्ड, बी ऑप्शन है ग्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है वुडवर्थ एंड डी ऑप्शन है स्किनर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस स्टेटमेंट में ना बहुत कंफ्यूजन है, ये दो स्टेटमेंट है, एक वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, एक स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो की है। कोई कई बार जो है ना मिक्स हो जाती है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जो है ना आई थिंक हमने भी क्रो एंड क्रो की ये डिटेल वीडियो में पढ़ी है, लेकिन यहाँ से आप ये करेक्ट कर लीजिए, ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। क्रो एंड क्रो की अगर आपसे लर्निंग की स्टेटमेंट पूछे ना तो वो होगी वुडवर्थ की स्टेटमेंट, तो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, ये वुडवर्थ की है। क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है, ही डिफाइन लर्निंग एज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये है वुडवर्थ की स्टेटमेंट और लर्निंग की स्टेटमेंट। और क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट थी द प्रोसेस द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बनता है इस स्टेटमेंट पे। तो ये हमने बहुत सारी स्टेटमेंट वुडवर्थ की भी पढ़ी थी, वो भी आप जो है ना रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ए ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर, बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, सी ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो स्कोप नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये जो है वो स्कोप नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर भी है, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट भी है, ध्यान रखना। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमने फादर कौन पढ़े हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी। ए ऑप्शन है क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, ये तो सही स्टेटमेंट है कि क्रिएटिविटी यूनिवर्सल होती है। क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन है क्रिएटिविटी प्रोड्यूस समथिंग नोवल, ये भी सही बात है कि क्रिएटिविटी जो है ना वो कुछ नया जो है वो प्रोड्यूस करती है। सी ऑप्शन है क्रिएटिव देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये जो है ना वो सही स्टेटमेंट नहीं है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो सभी आंसर है ना ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही है, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आंसर जो है वो यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये सभी आंसर डिस्कस हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ, कि लर्निंग जो है ना वो व्यवहार में डैश परिवर्तन लाती है, कि कैसा परिवर्तन लाती है, किसके लर्निंग जो है ना वो किसके बिहेवियर में जो है वो चेंज लाती है। ए ऑप्शन है स्टूडेंट, बी ऑप्शन है ऑल ह्यूमन बीइंग, सी ऑप्शन है एवरी ऑर्गेनिज्म, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि लर्निंग क्या है, चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन ह्यूमन ही नहीं एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सब पे बिहेवियर है, क्योंकि एक ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, स्टूडेंट भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म जो है ना बेस्ट आंसर है यहाँ पर। तो आपको बेस्ट यहाँ पर साइकोलॉजी में टिक करना पड़ता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ध्यान दीजिए ऑर्गेनिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, करण इज अ ह्यूमन बीइंग, करण इज अ मोर्टल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, कि सभी मनुष्य नश्वर है, करण मनुष्य है और करण नश्वर है, तो यह डैश का उदाहरण है कि ये किस चीज का एग्जांपल है। तो ये एक तरीके से आपको रीजनिंग दी गई है, किस तरीके की रीजनिंग है ये आपसे पूछा गया है। इंडक्टिव रीजनिंग है, बी ऑप्शन है डिडक्टिव रीजनिंग है, सी ऑप्शन है सिंपल रीजनिंग है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर सबसे पहले ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, कि सभी मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ से आपसे सबसे पहले जनरल बात की सभी ह्यूमन बींग्स की, उसके बाद करण इज अ ह्यूमन बींग, उसके बाद स्पेसिफिक रूप से करण की बात की गई। तो हमने पढ़ा है कि जब हम जनरल टू स्पेसिफिक बात करते हैं ना तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब जनरल टू स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जबकि उल्टा स्पेसिफिक टू जनरल हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता कि करण इज अ मोर्टल, करण इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, तो ये फिर इंडक्टिव रीजनिंग का आंसर होता। अगर यहाँ पर जो ये जनरल टू स्पेसिफिक के रूप में गए हैं तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का कंसेप्ट किसने दिया था, तो वो कंसेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने। ध्यान रखना ये पॉइंट भी एरिस्टोटल का कंसेप्ट है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हमने पढ़े हैं, जैसे किंडरगार्टन मेथड, प्ले वे मेथड, वो किसके हैं, वो जो है ना वो फ्रीडरिच फ्रोबेल के हैं। एक हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट मेथड, वो जो है वो किलपैट्रिक का है। ध्यान रखना ये सारे मेथड हमने अच्छे से जो है वो पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इफ अ स्टूडेंट tries to solve a problem systematically and by following some planned step he is using, कि यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है, कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है, तो वो क्या है, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सिस्टमैटिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कुछ प्लान करने, कुछ स्टेप, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड किसका है, प्रोजेक्ट मेथड है किलपैट्रिक का। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने किसकी पढ़ी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इफ द लर्निंग इज इन वन सिचुएशन प्रूव्स हेल्पफुल इन द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इट इज कॉल्ड। देखिए ये पिछली बार जो है ना एचपी टेट आर्ट्स में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, जेबीटी एचपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, जेबीटी टेट में भी। तो अगर कोई लर्निंग है वो अगर एक सिचुएशन में जो लर्निंग है वो किसी दूसरे सिचुएशन में भी जो है वो हेल्पफुल है, किसी दूसरे सिचुएशन में भी, उस लर्निंग को क्या कहते हैं, तो उस लर्निंग को कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अगर कोई लर्निंग जो है ना एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भी वो लर्निंग हेल्पफुल करती है तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। लेकिन आपसे जेबीटी टेट में पूछा गया था नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन, कि अगर कोई लर्निंग जो है ना वो बाधा उत्पन्न करती है, एब्स्ट्रैक्शन पैदा करती है दूसरी सिचुएशन में, तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और अगर किसी लर्निंग का जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी दूसरी सिचुएशन में, तो उसे कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये ध्यान रखना आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का
लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, कि इनमें से कौन सा जो है ना बिहेवियरिस्ट नहीं है। ए ऑप्शन है जेबी वॉटसन, बी ऑप्शन है पेवलोव, सी ऑप्शन है स्किनर एंड डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो इसमें से कौन सा जो है ना बिहेवियरिस्ट नहीं है। तो आपका ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका सही आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा बिहेवियरिस्ट नहीं है। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो है वो बिहेवियरिस्ट के बारे में हमने पढ़े हैं, 4 बिहेवियरिस्ट हमने मेन पढ़े हैं कि कौन कौन है, तो एक उनमें से नहीं है। तो यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको हिंट दे देता हूँ, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी है। तो आप बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि कौन इसका सही आंसर है। ओके, तो ये हमने आज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, ताकि आपके कल के एग्जाम में HP टेट एग्जाम में आपकी डेफिनेटली यहाँ से हेल्प हो सके। आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। हमने साइकोलॉजी में सभी कंसेप्ट को अच्छे से हमने पढ़ा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एग्जाम में आपको जो है वो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, सही आंसर को आपको टिक करना है अच्छे से रीड करके। ओके जी, तो ये हमने जो है वो आज की ये क्वेश्चन डिस्कस यहाँ से कर लिया। आपको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपके लिए। जो आप जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप अच्छे से जो है वो रीड करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हमने जो है वो आज साइकोलॉजी के क्वेश्चन को यहाँ से जो है वो कवर कर ली। बाकी अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आपके लिए कल आपके लिए हम जो है वो आंसर की इसकी डिस्कस करेंगे। जो आपके एग्जाम होगा HP टेट आर्ट साइकोलॉजी के आंसर की डिस्कस करेंगे, GK सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कल। आई होप आप जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन में एंड GK सेक्शन में। देखिए, अगर आप साइकोलॉजी एंड GK सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, जैसे साइकोलॉजी एंड GK सेक्शन जो आपका होता है ना वो 60 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। अगर आप उसमें 50 मार्क्स ले लोगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा HP टेट को क्लियर करना। 90 मार्क्स फिर आपको 40 मार्क्स ही लेने हैं। अब अपने जो सब्जेक्ट्स थे आपके उसमें तो आप 40 मार्क्स इजीली ले ही लोगे, क्योंकि हमारा जो है वो साइकोलॉजी एंड GK सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमारा स्ट्रॉन्ग है भी, क्योंकि हमने अच्छे से जो है ना वो साइकोलॉजी को भी पढ़ा है, GK सेक्शन भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो आपको जो है वो अच्छे से जो है वो घबराना नहीं है, आपको सही से आपको जो है वो रिवाइज करना है। सभी चीज़ों का आपको रिवाइज करना है। कोई नई चीज़ आप जो है वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो हमने आपको करवाया है वो आप रिवाइज करिए। ओके जी, आपको जो है वो ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर की को डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।